नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान, जो कक्षा 12 की रसायन विज्ञान है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका नाम है प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अर्धायु काल। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी टाइप के दो और क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन इनको ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, dx अपान में dt ये समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। अब आप सभी को पता होगा किसी की भी अगर घात 1 है तो वो उसी के बराबर होता है। यानी x की पावर 1 है तो ये x के बराबर है, y की पावर 1 है तो ये y के बराबर है, और मान लेते हैं यहाँ पर n की पावर 1 है तो ये n के बराबर है। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही होगा। यानी हम इसको इस तरीके से इसको मिटाकर भी हम लिख सकते हैं, तब भी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही रहेगी। ये परिभाषा के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, तो अभी इसको भूल जाइए क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम समझ लेंगे। इसको लिखना भी नहीं है, हमें निकालना है वेग स्थिरांक। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वेग स्थिरांक। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठा करिए तो कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए वेग स्थिरांक। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे जैसे मैं करने जा रहा हूं वैसे ही आपको करना है। लिखेंगे माना ए फिर उत्पाद। यहां पर आपको इस तरीके से लिखना है, ए से उत्पाद। मान लेते हैं अभिकारक की सांद्रता ए है। ठीक है, इसको इधर थोड़ा लिखते हैं हम यहां से। ठीक है, इसी के थोड़ा नीचे आपको लिखना है। तो माना अभिकारक की जो सांद्रता है ए है, तब उत्पाद कितना है, 0 है, यानी कुछ उत्पाद नहीं बना। यानी अभी यहाँ पर ए के ही तो बराबर है, तो उत्पाद कहाँ से बनेगा। यानी आपके पास 100 रुपए थे और 100 ही रुपए हैं, तो क्या खर्च हुए, कुछ नहीं खर्च हुए। तो यहाँ पर ए है तो ए के बराबर है, तो कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, कुछ बना ही नहीं, यानी 0 है। अब मान लेते हैं टी समय के बाद। ठीक है, टी समय के बाद सांद्रता, राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, मैं वीडियो लंबा नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं टी समय के बाद सांद्रता, इसकी उत्पाद इसमें कितना बन जाता है, ए बन जाता है। तो हमें टी समय के बाद सांद्रता कितनी मिलेगी। अगर आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, तो 100 रुपये में से आपने 30 खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे। तो आपके पास रुपए बचेंगे, क्या करेंगे आप, 100 में से 30 घटा देंगे, निकाल लेंगे रुपए। तो यहाँ पर भी हमने उत्पाद जो अब कारक की जो सांद्रता थी ए थी, उसमें से हमने उत्पाद बना दिया x। तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस एक्स ही तो मिलेगा। यानी जो अब बची हुई सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स। एक्स बन गया है, इसलिए इसको इसमें से घटा दिए। अब आपको इतना लिख लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से। ठीक है, अभिक्रिया की परिभाषा से हमने जो अभी यहाँ पर लिखा था, हमें क्या मिला था, dx अपान में dt, यानी अभिक्रिया की दर है। ये क्या है, अभिक्रिया की दर, ये किसके समानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। अब चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा, दिख रहा है जी। तो चलिए
शायद से आपको ना दिखे, इसलिए मैं इधर थोड़ा बढ़ा कर लिखता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा dx अपान में dt। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटके क्या आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, वो k आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हटाने के बाद k आ गया। अब इसको हम, यानी ये जो है ये किसके, ये इतना इसके बराबर है, ये अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि यानी किसी की भी अगर पावर में 1 है तो वो उसी के बराबर होता है जिसकी पावर में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये पावर का कोई मतलब है नहीं, तो इसको लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये पावर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब लिखेंगे t समय के बाद सांद्रता, t समय के बाद, t समय के बाद, t समय के बाद, t समय के बाद सांद्रता जो थी, t समय के बाद सांद्रता आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। मैंने लिखा t समय के बाद सांद्रता। अब t समय के बाद सांद्रता कितनी थी, a माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम यही इसकी जगह पर रख देंगे, ये क्या है, सांद्रता ही है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे a माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, dx अपान में, इधर आगे बढ़ाकर लिख देता हूँ, ना दिखे तो उसके लिए आगे से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx अपान में dt इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। अब जैसे ही हमें ये मिला तो आप सभी को पता होगा, जब भी हम किसी चीज़ का समाकलन करते हैं, अभी आप सोचेंगे समाकलन कहाँ से, यहाँ तो है ही नहीं। अभी इसका हम आगे समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने से पहले इसमें जो x वाला चर, जो x वाला टर्म है उसको x के इधर भेज देंगे, यानी जैसे लड़का लड़का एक साइड, लड़की लड़की एक साइड, तो वहीं यहाँ पर हम कर देंगे। तो यहाँ पर x वाला ये है, तो ये पूरे को इधर भेज देंगे, ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपान में a माइनस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू, अब ये dt है, इसको उधर भेज देंगे, तो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dt। अब ये इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आगे लिखेंगे यहीं समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू के का, ये जो लहराता हुआ नाक दिख रहा है ना आपको, ये है समाकलन का साइन, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, डसे उसेगा नहीं, लेकिन मैथ वालों को डस सकता है अगर पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो थोड़े से ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैथ में तो ये हर बार ये तो लहराता लहराता आता ही रहता है। समाकलन अवकलन और जो इससे टॉपिक हैं, कम से कम 44 नंबर के वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ समाकलन मैंने कर दिया, अभी किया नहीं है, समाकलन का साइन लगाकर इसको लिख लिया है। अब आप सोच रहे हो ये 1 अपान में a माइनस एक्स कैसे आ गया, क्योंकि जो पहले से नहीं पढ़े होंगे उनको हो सकता है कन्फ्यूजन बना रहे। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई हो सकता है या होता भी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से अगर लिख दें, ये जो dx अपान में a माइनस एक्स लिखा हुआ, इसको 1 इंटू डी एक्स अपान में a माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, dx अपान में a माइनस एक्स, यही तो लिखा है यहाँ पर, यही मिलेगा ना, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको यहाँ पर बैठा दिए हैं, यानी इसको इस तरीके से लिख दिया 1 अपान में a माइनस एक्स, इसको ये जो यहाँ था इसको यहाँ पर बिठा देंगे थोड़ा नीचे करके, तो ये इस तरीके से हो गया। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि आप ध्यान रखना कि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई होता है। जब आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप बिना हिचक के लिख सकते हैं कि भाई 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर भी देखिए, ध्यान से समझना, ये जो x है इधर dt है, dx है और इधर dt है। ये जो x है ये दर्शाता है कि इसका जो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका जो समाकलन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, तो वो दर्शाता है x। यहाँ पर लिखा है d के साथ जो
लेटर यानी अक्षर लिखा होता है वो ये दर्शाता है कि किसके सापेक्ष इसका समाकलन किया जा रहा है। यहाँ टी के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ एक्स के सापेक्ष इस पूरे का समाकलन हो रहा है। तो इसका जब समाकलन होता है तो यहाँ आता है log ऑफ a माइनस एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसमें भी हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं k इंटू 1 इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका इसमें अगर गुणा करेंगे एक का तो यहाँ पर ये वही आ जाएगा k इंटू डी एक्स, नहीं डी टी है, डी टी ये वहीं आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखें। जब इस तरीके से लिखे तो k को हम कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा k समाकलन 1 इंटू डी टी, ये मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। अब इसमें थोड़ा डाउट होगा कि ये माइनस log इंटू ए माइनस एक्स कैसे आ गया। देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 1 में x का अगर समाकलन होगा तो किसके बराबर हो जाता है, log x, क्योंकि log x का जो अवकलन होता है वो 1 में x होता है, और जस्ट उसी का उल्टा अगर हम कर दें 1 में x का समाकलन कर दे तो log x हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो क्या है, 1 में a माइनस एक्स है, लेकिन इस पूरे को हम क्या माने हैं, x मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, x, इस तरीके से। चलिए यहाँ पर मैं समझा ही देता हूँ इधर लास्ट थोड़ा लिखकर, ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ये अभी साइड में है, ठीक है। 1 में a माइनस एक्स, इसको मैंने मान लिया कि ये x है, तो इसको x मान लिया, तो x की जगह पर ये है, तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, log a माइनस एक्स, क्योंकि इस यहाँ पर x था तो x यहाँ आ गया, यहाँ पर इसको माने हैं x, तो ये वाला टर्म पूरा यहाँ आ गया। अब जिसको हम x माने हैं उसका एक बार फिर से क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, इस पूरे का समाकलन फिर से हो जाएगा, क्योंकि इसी को हमने x माना है। तो इंटू में आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन चलिए मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए आपको ध्यान देना है, जब भी कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी अचर राशि का जब हम समाकलन करते हैं वो 0 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब भी आप किसी कांस्टेंट का किसी के भी सापेक्ष अगर समाकलन करते हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। और जब आप 1 का किसी के भी सापेक्ष समाकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही वापस आ जाता है। यानी यहाँ पर x के सापेक्ष किया हमने 1 का समाकलन तो x आ गया, अगर यहाँ पर होता t तो यहाँ पर क्या बाहर आ जाता, t आ जाता। तो ये दो बातें यहाँ पर लग रही हैं, इन्हीं को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो a ये कांस्टेंट है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये x है, x का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। x का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर अभी 1 है, यहाँ पर इसी का समाकलन करेंगे तो ये वापस t आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं तो इसका देखिए ये वापस बराबर में किसके, log a माइनस एक्स, तो वैसा ही रहेगा। अब इसका जो समाकलन है कांस्टेंट का वो हो जाएगा 0, और यहाँ पर x का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी एक और बात ध्यान रखनी है, किसी का भी अगर जैसे मैंने x का समाकलन किया x के सापेक्ष तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर t का अगर t होता, t का समाकलन t के सापेक्ष होता तो ये भी 1 हो जाता। तो यही यहाँ पर x का समाकलन x के सापेक्ष हुआ तो ये 1 हो गया, माइनस का चिन्ह था, माइनस लग गया। अब 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, log ऑफ a माइनस एक्स इंटू -1। जब -1 की गुणा होगी तो ये माइनस log ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा। तो यही यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। आपको इतना करने की, कोई माथापाई करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है, आपको बस वेग स्थिरांक निकाल के दे देना है। ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इतना करने लग जाएंगे, कहीं भूल जाएंगे तो गुच भी जाए, मतलब हमारे यहाँ देहाती भाषा में तो गुच जाना, ठीक है, यानी काटा पीटी हो जाना, ठीक है। तो वो आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ जल्दी से। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो बैक करके आप एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने मिटा दिया है यहाँ। अब इसका बचा हुआ है समाकलन। अब हमने बताया कभी भी अगर 1 का किसी के भी सापेक्ष अगर समाकलन कर रहे हैं तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं
तो वहीं वापस आ जाता है। यहाँ टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू के टी और प्लस सी। अब सोच रहे होंगे सी कैसे आ गया, प्लस सी कैसे आ गया। देखिए इसका ये तो वैसे ही आ गया। अब इसका इस पूरे का जो समाकलन हमने एक का किया टी के सापेक्ष तो टी आ गया। अब ये होता है, ये जो इतना लिखा है ये एक समाकलन नियतांक होता है। सी क्या होता है, समाकलन नियतांक, इसको लास्ट में जोड़ दिया जाता है। अब इतना आपको ध्यान से समझ लेना है। अब हम आगे लिखेंगे यदि t इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 0। t इक्वल टू अगर 0 है यानी समय 0 लगा, यहाँ पर सांद्रता में अगर समय 0 लगा, कोई समय नहीं है, यहाँ पर t समय के बाद है तो x उत्पाद बना था। अगर आपके पास मान के चलो दिहाड़ी करने के लिए आपको दिया जाए कि 2 घंटे में आपको 200 रुपये मिलेंगे, आपने 1 घंटे भी नहीं लगाया, 0 टाइम, तो पैसे कितने बने, 0 ही बने ना। तो यहाँ पर 0 समय है तो 0 रुपये है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं टी समय है, अगर समय ही 0 है तो सांद्रता जो उत्पाद बनेगा वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यही मान हम रख देंगे इस समीकरण नंबर, इसको मान लेंगे 2। अब समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा log a माइनस 0, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, 0 है, और k इंटू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू क्या है, 0 है। अब बचा क्या, प्लस c। अब इसको ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर गुणा 0 से होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ a इक्वल टू c। प्लस का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही, अगर इसको इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ से a में से 0 जाएगा तो a ही आ जाएगा, तो मैंने a लिख दिया है। ये तो 0 हो गया, बचा क्या, c, तो c लिख दिया। अब ये जो c आया है इसको हम इसमें रखेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 और 3 बने हैं, यहाँ से मान उठाकर यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा, इधर मैं लिख देता हूँ, माइनस log ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस, अब ये जो मान निकल रहा है सी का वही यहाँ पर रख देंगे, तो log ऑफ a हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। यहाँ से ये तो पूरा बराबर के साइड है, ये तो वहीं रहेगा, माइनस log ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू के टी और माइनस log ऑफ a। अब ये जो माइनस का टर्म इधर है, माइनस log ऑफ a, इसको इधर भेज देंगे। जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ a, और ये माइनस का पहले से ही बैठा है तो ये इसके साथ माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस एक्स इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये k, यही क्या है, वेग स्थिरांक। अगर k निकल आया तो हमें मान मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए ये जो लिखा है log a माइनस एक्स, अब ये किस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये फॉर्मूला बराबर में हो जाता है log ऑफ m अपान में n के, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर हो जाता है, log m अपान में n के, तो यही यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा log ऑफ, ये नीचे क्यों लिख रहे हैं, log ऑफ a अपान में a माइनस एक्स। इसे मानेंगे m, इसे मानेंगे n, तो m ऊपर रहेगा, m ऊपर है, n नीचे, तो यहाँ पर नीचे हो गया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी, इसको इधर ले आएंगे तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a अपान में a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको t गुणे में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में t, और फिर यहाँ से log ऑफ a अपान में a माइनस एक्स, ये मिलेगा।
अब ये फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा अलग फॉर्मूला दिखता है। इस तरीके से भी यहाँ तक भी आप वेग स्थिरांक में छोड़ सकते हैं। तो अब क्या करना है, देखिए जो लोग होता है वो लोग हमेशा लोग बेस ई होता है। इस यानी ये जो लोग है, लोग जो लिखा हुआ है ये होता है लोग बेस ई। ये जो ई होता है इसे बोलते हैं लोग बेस ई। तो ये हमेशा लोग बेस ई होता है। अब यहाँ पर इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है 2.303 अपान में टी लॉग ऑफ ए अपान में ए माइनस एक्स, और ये लॉग बेस 10 होता है। ठीक है, लॉग बेस 10 होता है। अब ध्यान देना यहाँ पर ये 303 कैसे आया। ये लॉग बेस ये है, जब लॉग बेस इसको 10 करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2.303 अपान में टी हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल सूत्र निकल के आता है। यही क्या है, वेग स्थिरांक है। यही हमारा क्या है, वेग स्थिरांक है। अब ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ पर हम लिख देते हैं वेग स्थिरांक। ये हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि मैं वीडियो चेक नहीं कर रहा हूँ अभी। तो वेग स्थिरांक है यही, ठीक है, स्थिरांक। ये वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है। इसमें न्यूमेरिकल भी लगते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा जो हर न्यूमेरिकल में सेम रहता है वो मैं बता देता हूँ। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यहाँ पर जो ए है, ए का हमेशा मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ए का जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसका मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि अर्धायु काल क्या होता है। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अर्धायु काल। देखिए अर्धायु काल वह होता है यानी किसी अभिक्रिया का आधा पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वही अर्धायु काल कहलाता है। यानी कोई मान लेते हैं अभिक्रिया है, इसको ही मान लेते हैं, क्या मानने में जाता है, ये अभिक्रिया है, पूर्ण हो रही है और इसका आधा अगर मान के चलो, जैसे इसको हम भर रहे हैं, ये जब आधा भरा तो यही जो आधा भरा है यही कहलाता है अर्धायु काल। यानी किसी अभिक्रिया का आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, अर्धायु काल क्या होता है, किसी अभिक्रिया का आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। तो ये मैंने मोटा मोटी समझा दिया कि जैसे क्वेश्चन में होता है मिर्च मसाला लगाने के बाद ही हमें नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे तो समझ लीजिए इसमें थोड़ी मिर्च मसाला लगा दी है, वो भी फिक्स मिर्च मसाला लगाए हैं, ना कि ज़्यादा तीखा हो ना तो ज़्यादा मीठा हो। तो यहाँ पर किसी अभिक्रिया का आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। अब उसके बाद में आप यहीं लिखेंगे वेग स्थिरांक से। अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, उसी का वेग स्थिरांक उठाएंगे, वेग स्थिरांक से, वेग स्थिरांक से। वेग स्थिरांक क्या था, k इक्वल टू 2.303 अपान में कितना था जी, t और log a अपान में a माइनस एक्स। ये क्या था, वेग स्थिरांक था। अब हमें क्या निकालना है, अर्धायु काल। अभी यहाँ पर देखिए अर्धायु काल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किसी अभिक्रिया का आधा पूर्ण होने में लगा समय, और समय तो यहाँ बैठा है, तो हमें इसको बाहर निकालना है, इसको इधर भेज देना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू 2.303 अपान में क्या हो जाएगा, फिर क्या यहाँ से मिलेगा, log a अपान में a माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, समय मिल गया। अभी इसको हाफ कर देंगे, यानी इसका आधा हाफ करेंगे तो वही अर्धायु काल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको समीकरण मान लेते हैं एक, ठीक है।
समीकरण 1 मान लिया। अब लिखेंगे अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल तो हम क्या कर देंगे, टी हाफ कर देंगे, टी हाफ। जैसे ही आप टी हाफ करते हैं, टी इक्वल टू किसके हो जाता है, टी इक्वल टू टी हाफ के हो जाता है। जब हम अर्ध आयु काल निकालते हैं तो ये जो टी है तो ये किसके बराबर हो रहा है, टी हाफ के बराबर हो जाएगा। और ये जो a माइनस एक्स होता है वो बराबर, ये जो a माइनस एक्स है ये बराबर हो जाता है a/2 के। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम अर्ध आयु काल निकाल रहे हैं तो टी जो होता है वो हाफ हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, टी 1/2 हो जाता है। और यहाँ पर a माइनस एक्स जो है वो a/2 हो जाता है। अब यही मान उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें मिलेगा t इक्वल टू 2.303 और फिर टी हाफ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टी जो है वो हाफ के बराबर हो गया तो टी हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा log ऑफ a/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए उसके लिए मैं एक सूत्र बताता देता हूँ। जब भी आपको ऐसा दिखे a है फिर अपान में b है, ऊपर भी एक कोई है भिन्न है और नीचे भी क्या है, एक भिन्न है, जान लेते हैं, और यहाँ नीचे है c अपान में d। तो ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले से जो सबसे नीचे होता है और बीच वाले की गुणा जो बीच में होता है, यानी a इंटू डी अपान में c इंटू बी हो जाएगा, यानी इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 तो है नहीं, यहाँ पर तो 2 ही है, तो हम मान लेंगे इसके नीचे क्या है, 1 है, यानी इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं a अपान में 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का अगर हम भाग देते हैं तो वो वही संख्या रहती है, यानी हम मान के चलो इसमें 1 का भाग देंगे तो ये a ही आएगा, ठीक है। तो 1 नीचे लिखा जा सकता है, ये तो भिन्न में सबको पता ही होगा, भिन्न में किस तरीके से बताया भी जाता है, तो हो सकता है वो आपको पता हो। तो यहाँ पर हम a के नीचे 1 मान लिए हैं और यहाँ पर a/2 है। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, a इंटू 2 हो जाएगा, और नीचे इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 1 की गुणा a के साथ होगी तो a ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा होता है तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ 1 की गुणा 1 में हो रही तो वापस क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो यही यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपान में k और log ऑफ a इंटू 2 अपान में a हो जाएगा। अब a से a कट जाएगा, a से a कट गया तो यहाँ पर हमें मिलेगा t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपान में k और log ऑफ 2 हो जाएगा। और हम इसको चलिए मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं log ऑफ 2 का मान जो होता है वो 0.3010 होता है, 0.3010 होता है। तो यहाँ पर हम जब ये मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान में k, फिर हो जाएगा log ऑफ तो हटा ही दिए है ना, क्योंकि इसका मान यहाँ पर है, तो ये मान रख देंगे, इंटू में हो जाएगा 0.3010, ठीक है। अब जब इसकी गुणा होती है तो ये आ जाता है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, जब इसकी गुणा इसके साथ होती है तो यहाँ पर आएगा t 1/2 इक्वल टू 0.693 ये आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये और नीचे क्या है, k है। यही होता है अर्ध आयु काल का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक था हमारा कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।